अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में पढ़ा था, उसकी डिफरेंट सिम्टम्स, पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स के बारे में। आज हम हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, जो कि हम DSM-4 के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो DSM-4 के अकॉर्डिंग स्किज़ोफ्रेनिया की 5 टाइप्स बताई जाती हैं, जो कि DSM-5 में आगे फिर इसमें चेंजेस आ चुकी हैं, लेकिन मैं पहले बार बार बता चुकी हूँ कि हम इसको DSM-4 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं क्योंकि आपका सिलेबस है। तो उसी के हिसाब से हम उसकी 5 टाइप्स जो हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो ये 5 टाइप्स जो हैं उनमें सबसे पहली है डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया, दूसरी का नाम है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, तीसरी का जो नाम दिया गया है वो है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाती है अनडिफरेंशिएटेड और नंबर 5 इज़ रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। तो अब हम इनको वन बाय वन पढ़ते हैं कि इनके फीचर्स, स्पेशल फीचर्स क्या हैं और क्या 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 इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक हैं जो बिहेवियर में और थिंकिंग में, थॉट पैटर्न में, परसेप्शन में कौन सी डिस्टॉर्शंस हैं दो देखने में आती हैं। अच्छा, सबसे पहली टाइप है डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया। इसको फ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया का नाम भी दिया जाता है और इसमें जो पर्सनल डिस्टॉर्शंस हैं वो दूसरी किसी भी टाइप की निस्बत जो है वो पेशेंट बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा होता है, यानी ये डिस्टॉर्शंस दूसरी टाइप्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। और इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है वो है डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, यानी उसकी जो स्पीच है ये हमने उसमें सिम्टम्स में भी पढ़ा था कि किस तरह से जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और बिहेवियर देखने में आता है इनके सिम्टम्स के अंदर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर और मूड डिस्टर्बेंस जो है वो इसका डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया के जो की फीचर्स हैं उनके अंदर ये 3 चीज़ें देखने में आती हैं। और इसमें ये जो डिस्टर्बेंसेस हैं ये दूसरी तमाम टाइप्स की निस्बत बहुत ज़्यादा होती हैं। अच्छा, जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर और स्ट्रेंज जो है वो देखने में आता है आम लोगों की निस्बत, नॉर्मल लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा डिफरेंट, वियर्ड और बहुत ज़्यादा अजीब और हैरान कुन होता है। और इस तरह के जो पेशेंट्स हैं वो फिर किसी किस्म की सोशल एक्टिविटीज़ में जो है वो हिस्सा नहीं लेते। आपको याद होगा ना कि मैंने आपको एसोशियलिटी एक नेगेटिव सिम्टम बताई थी, यानी सोशल एक्टिविटी, दूसरे लोगों से मिलना जुलना जो है उसमें किसी किस्म की ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते जिसमें दूसरे लोग इनके साथ जो है वो मिलते जुलते हैं या इनका कोई उनसे इंटरेक्शन होता है। अच्छा, जो इमोशनल बिहेवियर है वो इनका चाइल्डिश हो जाता है, यानी जो इनका इमोशनल एक्सप्रेशन है वो नहीं पता चलता कहाँ बैठे हैं और किस तरह से हमने जो है वो अपने इमोशन को कंट्रोल करना है और किस तरह से कंट्रोल तरीके से हमने उसको वो करना है, एक्सप्रेस करना है उसके। और इसके साथ साथ इनका जो इमोशनल एक्सप्रेशन है वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, कभी एकदम रोने लग जाते हैं, कभी एकदम जो है वो हंसने लग जाते हैं। और जो स्पीच है वो अनरीजनेबल और डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है, नए नए अल्फाज जो हैं वो ये अपने उसमें अपनी गुफ्तगू के अंदर इस्तेमाल करते हैं, ऐसे अल्फाज, इनकम्प्रिहेंसिबल वर्ड जिनको हम आम ज़िंदगी में समझ नहीं पाते। उसके अलावा ये ख़ुद से अपने पास से जुमले बनाते हैं। डिसऑर्गेनाइज स्पीच, आपको अगर याद हो इसका जो सिम्टम मैंने आपको बताया था कि फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ या डीरेलमेंट ऑफ आइडियाज़ होती है कि कभी एक एक टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, कभी दूसरे टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, तो इनकी जो स्पीच है आम लोग उनको समझ नहीं पाते, उसके अंदर एक रब्त या एक कोऑर्डिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ऑडिटरी हेलुसिनेशन इसके अंदर मौजूद होते हैं जब डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है। और आम तौर पे ये किस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सेक्स के इर्द गिर्द और पेनफुल सिचुएशन के इर्द गिर्द, यानी वो वाली ऐसी सी सूरत हाल जिससे पेशेंट को कोई तकलीफ़ होती है उसके बारे में उसको वो आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं या चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं जो कि उसके लिए मज़ीद तकलीफ़ का बायस बनती हैं। फिर उसका जो बिहेवियर है उसके अंदर एग्रेशन देखने में आता है। फिर उसके बाद जो है वो इंडिविजुअल जो है वो बगैर जो करंट सिचुएशन है उसका सामना किए, उसको कंसिडर किए बगैर जो है वो कभी हंस रहा है और कभी रो रहा है। जैसे अगर वो किसी खुशी वाली जगह पे बैठा हुआ है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे सारे खुश हैं, तो वहाँ पे वो रोना शुरू कर देगा। और ऐसी जगह पे जहाँ पे गमी की सूरत हाल है वहाँ पे वो हंसना शुरू कर देगा। तो ये चीज़ जो है इनकी सिचुएशन के हिसाब से इनका इमोशनल एक्सप्रेशन जो है वो देखने में नहीं आता। इमोशनली इंडिफरेंट होते हैं,
दूसरे लोगों के साथ जो है वो इनका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि दूसरे लोगों के लिए ये कुछ अच्छा महसूस कर सकें या कुछ बुरा महसूस कर सकें, मतलब दोनों तरीके से इनडिफरेंट हैं। ना ही कोई अच्छाई इनको नज़र आ रही है, ना ही कोई बुराई नज़र आ रही है। फिर उसके बाद जो इसकी बहुत एक्सट्रीम पे जब हालत चली जाती है तो ये पेशेंट जो है ये सेल्फ केयर से भी रिफ्यूज़ कर देते हैं, अपने आप को साफ़ नहीं रखते, मतलब इनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, इनका बाल, इनका जो है वो सार, इवन के यूरिन वगैरह भी इनका निकल जाता है। तो इनको नहाने धोने से और इन चीज़ों का क्योंकि इनको पता ही नहीं होता, मैंने बताया ना ये सबसे ज़्यादा सवीर और सबसे ज़्यादा परेशान कुन जो है ये वाली जो टाइप है। और ये आमतौर पे अर्ली एज में इसकी सिम्टम्स जो है डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया की स्टार्ट होना शुरू होती हैं। और इसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन जो है वो इसके लिए देखी गई है, क्योंकि ये इतना सीवियर है कि इसमें साइकोथेरेपी का तो अभी कोई काम ही नज़र में नहीं आता। तो सबसे पहला जो इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो एंटी साइकोटिक मेडिकेशन से किया जाता है। उसके बाद हमारी जो दूसरी टाइप है वो है कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ये भी आपको याद होगा, उसके सिम्टम्स में मैंने आपको बताया था कैटाटोनिया के बारे में। ये कैटाटोनिया जो है वो बेसिकली बिहेवियर के बारे में, हम जो मोटर बिहेवियर है ना इंडिविजुअल का या पेशेंट का, उसके बारे में कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप जो है उसके अंदर मोटर बिहेवियर के अंदर जो डिसऑर्डर्स हैं, डिसऑर्गेनाइज स्पीच में हमने देखा कि डिसऑर्गेनाइज स्पीच है, डिसऑर्गेनाइज बिहेवियर और मूड डिस्टर्बेंस है। कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया में जो प्रॉब्लम या जो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है डिस्टॉर्शन इन मोटर बिहेवियर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि आगे इसके जो फीचर्स हैं या इसकी जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ हमें देखने में आती है। अच्छा, सेकंड टाइप जो कैटाटोनिक है ये बहुत ज़्यादा DSM-4 के अकॉर्डिंग रेयर टाइप है, यानी बहुत कम लोगों में के अंदर ये वाली सिम्टम्स देखने में आती हैं। और इसका जो ऑनसेट है, यानी ये जब स्टार्ट होती है ये एकदम अचानक स्टार्ट होती है, ग्रेजुअल इसका ऑनसेट नहीं होता, एकदम से जो है सिम्टम्स नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। और इसमें जो मेन सिम्टम है वो मैंने पहले भी आपको बताया कि स्ट्रेंज एंड पेक्यूलियर बिहेवियर, जो इंसान का मोटर बिहेवियर है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अजीब और हैरानकुन चीज़ें जो हैं वो नज़र आने लग जाती हैं। और इसके अंदर इसके जो मेन सिम्टम्स हैं उसमें फिज़िकल एंड मोटर डेफिसिट्स जो है वो देखने में आते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है, मोटर बिहेवियर है ना। तो फिज़िकल एंड मोटर डेफिसिट्स ये दोनों चीज़ें जो है ना इसके अंदर इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके बाद क्या है कि इसको ब्रॉडली हम जो कैटेगराइज करते हैं वो है टू एक्सट्रीम्स के अंदर, इसके अंदर जो हमें बिहेवियर या सिम्टोमेटिक जो इसका बिहेवियर नज़र आता है, टू एक्सट्रीम्स के अंदर हम उसको ब्रॉडली कैटेगराइज करते हैं कि या तो पेशेंट है वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड होता है, यानी बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड या हाइपर एक्टिव, इतना ज़्यादा कि जितना एक नॉर्मल इंसान नहीं हो सकता। या फिर डेड साइलेंट है कि एक ही जगह पे इतना खामोश पड़ा हुआ है कि ऐसे लगता है कि ये जिंदा ही नहीं है। या फिर टोटली इमोबाइल, यानी या डेड साइलेंट और टोटली इमोबाइल है या एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। ये दो एक्सट्रीम जो हैं वो कैटाटोनिक बिहेवियर के पेशेंट्स के अंदर देखने में आती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो पहली स्टेट है, स्टेट ऑफ इमोबिलिटी, इसमें क्या होता है, यानी एक इंसान जो है वो बिल्कुल किसी भी किस्म की हरकत नहीं कर रहा, साकत हो गया है। तो उसमें क्या है कि इसमें जो इंडिविजुअल है वो किसी एक ही जगह पे बैठा रहता है, बिल्कुल साइलेंट और स्टिल होके, कि ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं ये ज़िंदा भी है, ये यहाँ पे मौजूद भी है या नहीं। और ऐसा जो पेशेंट है वो फिर टू टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके बिहेवियर में देखने में आती है, जो कि वो शो कर रहा होता है कि एक है जनरल फ्लेक्सिबिलिटी। जनरल फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि दूसरे इंसान जो है वो आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को, पेशेंट के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को इस तरह से मूव कर सकते हैं जैसे कोई बच्चा जो है वो डॉल से खेल रहा हो और उसके जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को वो मूव कर सकता है। अब आप ये बिहेवियर देखिए, ये मैंने आपको दिखाया है, ये कैटाटोनिक बिहेवियर है। ये जो बिल्कुल जो इमोबिलिटी की कैफियत है ना, ये डेड साइलेंट की। अब आप देखें इसका ये जो बाजू है ये यहाँ हवा के अंदर मोलक है, और इसी तरह इसकी टांग हवा में मोलक है। अब ये वाला पोस्चर जो है, ये वाले पेशेंट्स इतना अरसा अपना के रखते हैं कि उनकी लिम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी जो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की टाइप है वो है कैटाटोनिक फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे जो पेशेंट है वो अब ऐसा कोई भी पोस्चर जैसे मैंने ये आपको दिखाया, या ये नीचे देखें वो तो लेटे हुए है, ये एक बैठी हुई जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई है, इसके बाजू देखें ये एंटी ग्रेविटी पोजीशन में है ना, ऊपर है। मतलब आप कभी भी थोड़ी भी देर के लिए भी अगर आप अपने टांगे और अपने बाजू इस तरह से ऊपर करके रखेंगे तो उनमें फ़ौरन पेन शुरू हो जाता है।
लेकिन चूंकि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो है वो इमोशनली इंडिफरेंट है, किसी किस्म की पेन, किसी किस्म की खुशी नहीं महसूस करते, तो ये इस पोस्चर में घंटों, हफ्तों, दिनों, महीनों जो है वो इसमें रह सकते हैं। उनके जो अटेंडेंट्स होते हैं या वहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, वो इनकी इस जो लिम्स हैं इनको नॉर्मल हालत में दोबारा लेके आते हैं। लेकिन ये देखें कि कैटाटोनिक फ्लेक्सिबिलिटी मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें जो पेशेंट है वो रेजिस्ट करता है, मतलब वो उसकी अगर ये देखें कि अगर उसके बॉडी पार्ट को नॉर्मल पोजीशन पे लेके जाया जाए तो दोबारा वो वहीं पे ले आता है या हिलाने नहीं देता, रेजिस्टेंस जो है उसकी तरफ से नज़र आती है। तो जो दूसरी स्टेट है इसके अंदर, जो दूसरी एक्सट्रीम है कैटाटोनिक बिहेवियर के अंदर, वो है स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। इसमें जो इंडिविजुअल है वो इतना हाइपर एक्टिव होता है कि वो अपने आप को भी अटैक कर सकता है और दूसरों के ऊपर भी अटैक कर सकता है। इसलिए ऐसे पेशेंट्स को जो है हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान इनका बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। उसके अलावा इसके अंदर जो स्पीच डिसऑर्डर या स्पीच बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, वो ये है कि इंडिविजुअल जो है वो दूसरों के वर्ड्स को या अपनी ही बात को बार बार रिपीट कर रहा होता है। इसके दो मैनिफेस्टेशंस होती हैं जिसको हम एकोलेलिया या एकोप्रेक्सिया कहते हैं। इसमें एक में ये होता है कि इंडिविजुअल सिर्फ आखिरी अल्फाज बार बार दोहराता है जो साउंड्स होती हैं, या एक वो होता है जिसमें इंडिविजुअल पूरा पूरा सेंटेंस जो है वो दोहराता है, रिपीट कर रहा होता है। ये हमने DSM-4 के अकॉर्डिंग पढ़ा। DSM-5 में कैटाटोनिक बिहेवियर की बहुत सारी टाइप्स जो है वो बहुत सारे उसके डिफरेंट मैनिफेस्टेशन जो हैं वो बताई गई हैं। जैसे उसमें एक स्टूपर है कि एक ऐसी स्टेट के जिसमें जो पेशेंट है वो किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। फिर एक कैटालेप्सी है कि जिसमें अनयूजुअल पोस्चर, जैसे मैंने ऊपर आपको दिखाए हैं तस्वीरों के अंदर ना, ये अनयूजुअल पोस्चर है, ये वाले, ये जो दोनों, ये भी अनयूजुअल पोस्चर है और ये भी अनयूजुअल पोस्चर है। एक नॉर्मल इंसान कभी भी इस तरह के पोस्चर में ज़्यादा देर तक, चंद मिनट से ज़्यादा नहीं रह सकता। अच्छा, फिर उसके अलावा मैंने आपको पहले भी बताया कि एंटी ग्रेविटी पोस्चर्स भी बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं कि आपका हाथ जो है वो ऊपर की साइड पे है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल ग्रेव पोस्चर है वो तो ऐसे है ना कि हमारे हाथ और हमारे पाँव जो है वो ज़मीन की तरफ होते हैं, उनका रुख। तो एंटी ग्रेविटी पोस्चर भी जो है ना उसके अंदर देखने में आता है। और ये है कि इस तरह का पोस्चर जो है ये वाले पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि उनके लिम्स के लिए और उनके मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अगर हम इसकी भी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी ट्रीटमेंट के लिए भी जो है वो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन ही जो है, क्योंकि जाहिर है कि इंडिविजुअल जब ऐसी स्टेट में होता है तो उसको पहले उसकी जो न्यूरल केमिस्ट्री है उसको चेंज करने की ज़रूरत होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। तो एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है वो इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। और जैसे बेंजोडायज़ेपाइन है जो इसमें बहुत ज़्यादा कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए इफ़ेक्टिव देखी गई है। अब हम देखेंगे कि DSM-4 के अकॉर्डिंग जो थर्ड टाइप है स्किज़ोफ्रेनिया की, वो कौन सी बताई गई है, वो है पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया। पैरानाइड का वर्ड आपको जब भी नज़र आए या आप देखें तो इससे हमारे जहन में जो चीज़ आती है, डाउट की आती है। तो ये वो स्टेट है जिसके अंदर इंडिविजुअल दूसरों के ऊपर शक, शुबा और इस तरह की बातें, मतलब वो दूसरों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पाता। तो अब हम इसकी भी सिम्टम्स को, इस टाइप के सिम्टम्स को डिटेल में देखते हैं। पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा कॉमन टाइप्स है और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, वो है इसमें डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशन। हमने पहले बात की थी पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में कि डिल्यूजन जो है वो फॉल्स बिलीफ को कहते हैं, जो कि कॉन्ट्रेरी एविडेंस होने के बावजूद जो पेशेंट है उससे स्टिक किया रहता है, उसको उसके ख़िलाफ़ बातें भी नज़र आ रही होती हैं लेकिन वो उस अपने उस बिलीफ पे होल्ड करके रखता है। और हेलुसिनेशन जो है वो परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस है कि जिसमें इंडिविजुअल जो है वो ये पेशेंट जो है उन चीज़ों को परसीव करता है जो कि असल में वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो ये पैरानाइड स्किज़ोफ्रेनिया में जो मोस्ट कॉमन डिल्यूजन है वो परसिक्यूशन के होते हैं। परसिक्यूशन जैसे मैंने आपको बताया था कि एक इंडिविजुअल पेशेंट को ये होता है कि मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ग्रैंडियोसिटी वो है जिसमें पेशेंट ये सोचता है कि मैं कोई बहुत सुपीरियर चीज़ हूँ या मैं कोई बहुत बड़ी ये जो है पर्सनैलिटी हूँ या बहुत बड़ा मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ इस तरह से, और लोग जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाएंगे।
और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मैंने आपको बताया था हेलुसिनेशन हर तरह के स्किज़ोफ्रेनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ऑडिटरी हेलुसिनेशन जो है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया है उसका जो मेन सिम्टम है, उसमें इंडिविजुअल जो है वो ऐसी आवाज़ें सुनता है जो कि उसको डिफरेंट किस्म के कमांड्स दे रही होती हैं, डिफरेंट किस्म की पेनफुल बातें कर रही होती हैं जो कि उसको सुनाई दे रही होती हैं और हकीकत में मौजूद नहीं होती। अच्छा, पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है हर वक्त, जिसको हम कहते हैं कि एजिटेशन एंड यूफोरिया। ये दो उसके सिम्टम्स हैं कि जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव और एक्साइटेड रहता है, और उसका जो इमोशनली जो उसका बिहेवियर है वो भी बहुत ज़्यादा इंटेंस होता है, जिसकी वजह से वो डिफरेंट किस्म के डेंजरस एक्ट्स ऐसे कर सकता है जिससे उसको खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंच सकता है। ट्रीटमेंट इसकी वही है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, और उसके साथ साथ साइकोथेरेपी भी जो है इसमें जब वो थोड़ा सा स्टेबल, इसकी सिम्टम्स थोड़ी सी स्टेबल हो जाए तो उसके साथ साथ उसको साइकोथेरेपी के ज़रिए ये बताया जा सकता है कि ये डिल्यूजन्स या हेलुसिनेशन है, लेकिन वो भी उस वक्त जबकि ये इसके सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से सबसाइड हो चुके होते हैं मेडिसिन के बाद। उसके बाद अगली टाइप आ जाती है स्किज़ोफ्रेनिया की, जो क्या है नंबर 4 पे DSM-4 के अकॉर्डिंग जो फोर्थ टाइप है वो है अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। ये जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है कि इस टाइप में वो वाले सिम्टम्स हैं जो कि फुली किसी भी और टाइप में हमें नज़र नहीं आते। कोई सिम्टम जो है वो मौजूद है लेकिन वो उतना इंटेंस नहीं है, उतना सीवियर नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि इसको हम किसी भी टाइप के अंदर जो है वो ये फॉल नहीं कर रहा, तो इसलिए अनडिफरेंशिएटेड है। इन सबको हम जो है वो मिल मिला के तो एक तरह के सिम्टम्स को इकट्ठा कर देंगे, तो ये एक अनडिफरेंशिएटेड किस्म की टाइप बन जाएगी, जिसमें कोई भी सिम्टम एक दूसरे के साथ जो है वो मैच नहीं हो रहा, एक दूसरे के साथ समझ नहीं आ रही, फुल ब्लूम पे नहीं है। इसलिए इसको जो है वो इस किस्म की जो टाइप को इसको वेस्ट बास्केट का नाम दिया जाता है, कि स्किज़ोफ्रेनिया की हर टाइप के जो सिम्टम्स हैं जो कि फुली ग्रोन नहीं है, उनको जो है वो इस टाइप के अंदर जो है वो मर्ज कर दिया जाता है, तो अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया बन जाता है। यानी नाम कह सकते हैं कि ये पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, ना हम ये कह सकते हैं ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, ना कैटाटोनिक है। कोई सिम्टम उसके अंदर एक टाइप की मौजूद है, कोई कैटाटोनिक की मौजूद है, कोई अनडिफरेंशिएटेड, कोई डिसऑर्गेनाइज्ड की मौजूद है। तो इसको हम कहेंगे कि इन सारे सिम्टम्स को इकट्ठा करके हम एक ऐसी कैटेगरी बना देते हैं कि जिसको हम किसी भी कैटेगरी का नाम नहीं दे सकते, तो इसको हम कहते हैं ब्रॉडली अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। वो सारी सिम्टम्स जो कि एक सिंगल टाइप के अंडर ग्रुप नहीं की जा सकती, या वो किसी भी एक टाइप का क्राइटेरिया जो है वो मीट नहीं करते, तो उनको हम इसमें दे डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ एनी सिंगल टाइप, तो उनको हम इसमें वेस्ट बास्केट में या अनडिफरेंशिएटेड टाइप में ग्रुप कर देते हैं। अच्छा, और ये वो सिम्टम्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंटेंस नहीं होती और वक्त के साथ साथ जो है ये चेंज होती रहती हैं, तो इस वजह से इनको हम अनडिफरेंशिएटेड टाइप में डालेंगे। इसके सिम्टम्स कौन कौन से हो सकते हैं? डिल्यूजन्स हो सकती हैं, हेलुसिनेशंस हो सकती हैं, थॉट्स के अंदर जो डेफिसिट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं वो आ सकते हैं, और उसके साथ साथ नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो इसके अंदर मौजूद होता है। उसके सिम्टम जो है वो अनडिफरेंशिएटेड टाइप के अंदर हम इकट्ठा ग्रुप कर देते हैं। जो सबसे लास्ट और सबसे जो एंड में आती है वो है रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। ये आपको याद होगा, जब मैंने आपको स्किज़ोफ्रेनिया की स्टेजेस बताई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था एक रेजिडुअल फेज़ होती है। ये वो फेज़ होती है जहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स मेडिकेशन के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो सबसाइड हो चुके होते हैं, और उसके जो एक्टिव फेज़ है ना वो गुजर चुकी होती है, उसकी ट्रीटमेंट हो चुकी होती है, और पेशेंट जो है वो बहुत लो इंटेंसिटी के अंदर जो है ना वो जो सिम्टम्स हैं उनको शो कर रहा होता है कि डिल्यूजन्स या हेल्यूसिनेशंस बहुत थोड़ी बहुत लेस इंटेंसिटी जो है ना उसके अंदर उसके देखने में नज़र आ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि ये अब रेजिडुअल टाइप है, यानी स्किज़ोफ्रेनिया की एक्टिव फेज उसकी पॉजिटिव सिम्टम्स ख़त्म हो चुकी हैं तकरीबन, और ये बहुत लो इंटेंसिटी की जो है सिम्टम्स इंडिविजुअल शो कर रहा है। रेजिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट जो हैं उनमें जो सिम्टम्स हैं वो लो इंटेंसिटी के अंदर मौजूद होते हैं।
पॉजिटिव सिम्टम्स ऑलमोस्ट जो है वो उनका इलाज हो चुका होता है, और जो नेगेटिव सिम्टम्स हैं वो भी लो लेवल पर मौजूद होते हैं, और जो पेशेंट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का क्लिनिकल क्राइटेरिया जो है वो अब मीट नहीं कर रहा। ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनको इमीडिएट केयर और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ताकि स्किज़ोफ्रेनिया रिकर ना कर सके, यानी उसके जो सिम्टम्स हैं वो दोबारा से अपीयर ना हो सके। और ऐसे जो पेशेंट्स हैं उनकी फुल रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, किस तरीके से? साइकोथेरेपी के ज़रिए, क्योंकि इनके मैंने बताया ना कि ट्रीटमेंट सक्सेसफुली हो चुका है, और यहाँ वो चीज़ है जहाँ पे अब साइकोथेरेपी जो है वो अपना काम करती है। तो ये थी स्किज़ोफ्रेनिया की टाइप्स DSM-4 के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ी, और होपफुली आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा, आपको पसंद आएगा। ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपना सोशल साइकोलॉजी वाला पार्ट शुरू करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।